क्लास 12th इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे थे। पहले 6 चैप्टर्स करवा चुकी हूँ वीडियो में, एक वीडियो में एक चैप्टर तो देख लेना प्लेलिस्ट में जाके। चैप्टर 7 बिगिन करते हैं, रूरल डेवलपमेंट। तो बेसिकली सबसे पहले देखते हैं कि रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, डेफिनेशन आपको आनी चाहिए रूरल डेवलपमेंट की, और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है वो देखते हैं। 1 शॉर्ट रिविजन वीडियो है एंड एग्जाम ओरिएंटेड करवाऊंगी, तो ध्यान से सुनते रहना। एनसीईआरटी के पॉइंट्स बाद में कवर करवाऊंगी, मतलब एक बार ये बुक खत्म हो जाए फिर उसके बाद एक वीडियो बना दूंगी जिसमें एनसीईआरटी के लेफ्ट ओवर पॉइंट्स की ये बुक हो जाएगी पहले, फिर जो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो इस बुक में बाय चांस कवर नहीं हुए हैं और वो एनसीईआरटी में गिवन है तो उसको एक वीडियो में कवर करवा दूंगी। अब देखते हैं रूरल डेवलपमेंट की मीनिंग। डेफिनेशन पता होना चाहिए आपको। डायरेक्ट एक लाइन की डेफिनेशन है कि इट मीन्स एन एक्शन प्लान फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ रूरल एरियाज। सिंपल सी बात है, नाम से ही पता लग रहा है रूरल डेवलपमेंट यानी कि रूरल जो क्षेत्र है हमारे देश में उसकी डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट मतलब सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ, उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। और जो ये एक्शन प्लान है यानी कि कुछ हम ऐसे प्रोविजंस जो है उनको फॉलो करते हैं, ऑब्वियसली वो प्रोविजंस पॉलिसीज कौन बनाएगी, सरकार, जिससे रूरल एरियाज की सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ हो, दैट इज डेवलपमेंट हो। ठीक है, चैलेंजेस क्या है, बेसिकली 2 तरह के चैलेंजेस हैं, लिंगरिंग चैलेंजेस और एमर्जिंग चैलेंजेस। रूरल डेवलपमेंट तो करनी है बट डेवलपमेंट में चैलेंज क्या आते हैं वो देखते हैं। तो 2 प्रिंसिपल लिंगरिंग चैलेंजेस अगर हम देखें तो एक तो है रूरल क्रेडिट और दूसरा है रूरल मार्केटिंग। ठीक है, और एमर्जिंग चैलेंज जो अब धीरे धीरे एमर्ज हो रहे हैं, ये तो पहले से ही है, ट्रेडिशनल चैलेंजेस हैं। जो ये चैलेंजेस हैं ये अब एमर्ज हो रहे हैं, जो कि है डाइवर्सिफिकेशन फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटीज एंड नीड फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, तो जो ये एक्शन प्लान बेसिकली है रूरल डेवलपमेंट के लिए, उसके अंदर हमें ये 4 चैलेंज तो टैकल करने ही है, साथ के साथ कुछ और एलिमेंट्स हैं जो कि हम इस एक्शन प्लान में इंक्लूड करते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, या अच्छी खासी रोड्स बनाना जिससे कि रूरल और अर्बन एरियाज के बीच में लिंकेज अच्छा हो, एनर्जी रूरल एरियाज में प्रोवाइड हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो, एंड परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। तो ये 4 चैलेंजेस, साथ में कुछ ये 3-4 प्रोविजंस है जो कि हम एक्शन प्लान में इंक्लूड करते हैं। इस चैप्टर में हम सिर्फ इन 4 कोर एलिमेंट्स को देखेंगे। ठीक है, कि लिंगरिंग चैलेंजेस क्या है और आपके एमर्जिंग चैलेंजेस क्या है रूरल डेवलपमेंट के। ओके, सिग्निफिकेंस क्या है रूरल डेवलपमेंट की। देखो सिंपल सी बात है, हमारी जो पॉपुलेशन है मैक्सिमम वो रूरल एरियाज में रहती है और पॉवर्टी वहां पे बहुत ज्यादा है। तो उस पॉवर्टी को अगर हम टैकल करना है तो हमें रूरल डेवलपमेंट करनी होगी, तभी। अगर रूरल एरियाज में पॉवर्टी कम है तो ऑब्वियसली ऑल ओवर देश में डेवलपमेंट होगी। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर को इग्नोर करा गया था, सबको पता है। 1991 में आपके एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए थे, उस पर एक चैप्टर हो चुका है आपका। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमी को खोला गया था, फॉरेन ट्रेड को एक्सपैंड किया गया था, इंडस्ट्रीज पे फोकस किया गया था, और एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरी तरह से इग्नोर करा गया था। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ जो है वो बहुत बकवास थी, इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर में कुछ था ही नहीं, जीडीपी ग्रोथ बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर बिल्कुल ही नेगेटिव में थी। तो वो सब कुछ हमें इम्प्रूव करना था, तो इसीलिए हमें रूरल डेवलपमेंट करना था कि पॉवर्टी देश से कम करनी है और रूरल सेक्टर को इम्प्रूव करना है। एग्रीकल्चर सेक्टर को, प्राइमरी सेक्टर को इम्प्रूव करने का जो फोकस है वो हम रूरल डेवलपमेंट में देखते हैं। और इससे पता लगता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर देश का बेकार है, एक सेक्टर बेकार है तो डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगी, साथ साथ पॉवर्टी देश में ज्यादा है। तो इन दोनों को टैकल करने के लिए रूरल डेवलपमेंट जो है वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट है। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे यही कि चैलेंजेस क्या हैं। पहले तो लिंगरिंग चैलेंजेस हैं जो बहुत पहले से हैं, ट्रेडिशनल चैलेंजेस हैं, और वो 2 हैं लिंगरिंग चैलेंजेस। पहला है रूरल क्रेडिट और दूसरा है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो इन दोनों को डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, रूरल क्रेडिट होता क्या है पहले तो वो देखो। मीन्स क्रेडिट फॉर फार्मिंग, क्रेडिट मतलब लोन, राइट। अब जो रूरल एरियाज में फार्मर्स हैं वो लोन्स लेते हैं तो उन्हें क्रेडिट की नीड है। अब क्रेडिट की नीड क्यों है, उसके 2 रीजंस है। पहले भाई कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो उन्हें क्रेडिट चाहिए है। ठीक है, कि जो उनकी फसल है वो इतनी अच्छे से नहीं बन पाई थी, उनके पास पैसे नहीं है, तो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए उन्हें क्या चाहिए, क्रेडिट चाहिए बिकॉज ऑफ योर लैक ऑफ सरप्लस। ठीक है, उसके अलावा उनको जो है क्रेडिट इसलिए भी चाहिए कि भाई उनकी फैमिली में कोई फंक्शन है और पैसे उनके पास है ही नहीं, शादी के टाइम पे या किसी के बर्थ के टाइम पे या कोई और रिलीजियस सेरेमनीज है, तो या तो आपका इमरजेंसी है कि भाई पूरी की पूरी फसल खराब हो गई है, पैसे चाहिए। ठीक है, तो उस केस में आप जो ये फार्मर्स हैं वो क्रेडिट लेते हैं, लोन लेते हैं। या उस केस में कि भाई
प्रोडक्शन जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है, सरप्लस नहीं बन पाया है, तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे चाहिए। या आपके जो शॉर्ट टर्म नीड्स आपकी ये हैं कि भाई आपके इसमें मैरिज के लिए या किसी और बेसिक पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए इनको चाहिए पैसे, तो इसलिए वो लोन लेते हैं। ठीक है, अब क्रेडिट नीड्स जो है टिपिकल इंडियन फार्मर की, उसको हम 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। पहला है शॉर्ट टर्म क्रेडिट। बेसिकली जो लोन ये लोग लेते हैं फॉर द परचेज ऑफ इनपुट, जैसे कि सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ठीक है, ऑल्सो द पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, इनके लिए जब ये लोन लेते हैं तो उन्हें कहते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिट। ठीक है, मतलब छोटे छोटे कामों के लिए आपको रिक्वायर्ड है लोन। तो ये लोन जनरली 6 से 12 महीने के बीच के लिए इनको दिए जाते हैं कि 6 से 12 महीने में आप ये लोन चुका देना इंटरेस्ट सहित, तो वो है शॉर्ट टर्म क्रेडिट। मीडियम टर्म क्रेडिट बेसिकली उसके लिए चाहिए होता है जब कोई इक्विपमेंट खरीदना होता है, जैसे कि मशीनरी या फेंसेस को कंस्ट्रक्ट करवाना है, आपकी ये लैंड है, आसपास जो फेंसेस है फॉर प्रोटेक्शन वो लगवानी है, या डिगिंग द वेल्स, इन पर्पज के लिए अगर आपको लोन चाहिए तो ऑब्वियसली वो 12 से 5 साल के लिए दिया जाता है, ज्यादा टाइम पीरियड के लिए दिया जाता है, क्योंकि इसमें पैसे ज्यादा लगते हैं इन कंपेरिजन टू दिस। तो ज्यादा पैसे ज्यादा टाइम पीरियड के लिए दिए जाएंगे कि फिर उसको इतने टाइम पीरियड में लोन को चुका देना। सो दैट इज मीडियम टर्म क्रेडिट। और ये क्रेडिट नीड्स है फार्मर की, जिसको हम 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं। फिर है लॉन्ग टर्म क्रेडिट, परचेज ऑफ एडिशनल लैंड या परमानेंट इंप्रूवमेंट्स करने हैं एग्जिस्टिंग लैंड पे, जिसमें पैसे बहुत ज्यादा लगेंगे, तो 5 से 20 साल के टाइम पीरियड में इस तरह के लोन दिए जाते हैं और ये बोला जाता है कि इतने टाइम पीरियड के अंदर इन लोन को चुका देना। जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट है फार्मर्स की, उसको हम प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। प्रोडक्टिव ये हो गई कि भाई किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में आप पैसा लगा रहे हो लोन लेके, जैसे कि परचेज ऑफ इनपुट। अनप्रोडक्टिव ये हो गई कि अपने पर्सनल एक्सपेंसेस या फालतू में सेरेमनीज पे खर्चा कर रहे हो, कंजम्पशन एक्टिविटी की जो लोन लेते हो उसको कहते हैं अनप्रोडक्टिव योर क्रेडिट रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट क्या है? चलो ये तो पता लग गया कि भाई फार्मर्स जो है वो लोन लेते क्यों है, रूरल क्रेडिट जो है वो लेते क्यों है। ठीक है, पता लग गया। नीड्स को हमने क्लासिफाई भी कर दिया, उसको प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव रिक्वायरमेंट में भी क्लासिफाई कर दिया। अब लेते कहां से हैं? तो बेसिकली 2 तरीके चीजें हैं। पहली है इंस्टीट्यूशनल और दूसरे है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं वो ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल सोर्स जैसे कि बैंक वगैरह जो है ये आपके मॉडर्न या इमर्जिंग सोर्स है। अब एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है वो सिर्फ नोशनल एग्जिस्टेंस थी, यानी कि जो मैक्सिमम गांव के लोग हैं वो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से लोन्स नहीं लेते थे। वो कहां से लेते थे? नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट लेते थे। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या है? मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स या कमीशन एजेंट्स, जो कि गांव में थे, बड़े बड़े जो आपके जमींदार थे, जो अमीर व्यक्ति थे, उनसे जो लोन लेते थे, ये बैंकों से नहीं लेते थे। तो उन लोगों से लोन ले रहे हैं तो वो है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, और वो लोग जो है इनको बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट पे जो है लोन्स देते थे। अब मान लो भाई इतने हाई इंटरेस्ट पे एक फार्मर ने लोन ले लिया और मान लो भाई उसकी फसल नहीं होगी, तो अब वो क्या करेगा? दोबारा से पैसे लेगा, भाई फसल नहीं होगी, अब फैमिली को पैसे देने हैं, फैमिली चलानी है, लिवलीहुड के लिए पैसे चाहिए, दोबारा पैसे मांगे। अब इतने सारा लोन उसके पास इकट्ठा हो गया और लोन चुकाने के पैसे उसके पास नहीं है। उस सिचुएशन में कहते हैं हम डेब्ट ट्रैप। तो जब यहां से लोन लेते हैं ये फार्मर्स, तो जनरली वो इस डेब्ट ट्रैप की प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। सिग्निफिकेंट चेंज आया था इस स्ट्रैटेजी में जब 1969 में इंदिरा गांधी के टाइम पे नेशनलाइजेशन करी गई थी इन कमर्शियल बैंक्स की। ठीक है, उस टाइम पे इट वॉज देन 1969 में दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल बैंकिंग वॉज पुट इनटू प्रैक्टिस एंड क्रेडिट नीड्स ऑफ फार्मर्स वर एड्रेस्ड एज प्रायोरिटी इशू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। उस टाइम पे लगा कि हाँ भाई रूरल डेवलपमेंट के लिए जो ये लोन देने की फैसिलिटी है फार्मर्स को, वो एक प्रायोरिटी इशू समझ के हमें उसे सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, ओके। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कौन है? लैंडलॉर्ड्स, विलेज ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स। ये 3 इंपॉर्टेंट नॉन इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट के सोर्सेज हैं इंडिया में। ट्रेडिशनली फार्मर्स जो हैं इनसे ही पैसे लेते थे, इनसे ही लोन्स देते थे। अगर हम बात करें नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज accounted for 93% of total borrowing of farmers in the beginning of first 5-year plan। 1951 से पहले इतने परसेंट जो है लोन फार्मर्स को कौन देते थे? यही नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। और 1981 से जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं वो एमर्ज हुए हैं एज अ प्रिंसिपल चैनल ऑफ रूरल क्रेडिट। तो धीरे धीरे जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं उनसे भी जो ये फार्मर्स हैं लोन लेना चालू कर लिया था इन्होंने। ठीक है, अब देखते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या है? देश की सरकार, कोऑपरेटिव्स, कमर्शियल बैंक या रीजनल रूरल बैंक। टुगेदर
ये सारे जो है सिर्फ 7% क्रेडिट नीड्स को सेटिस्फाई करते थे फार्मर्स की इस टाइम पे। 93% नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और 7% आपके इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। लेकिन आज अगर देखें तो ये जो है इनका जो शेयर है लोन्स देने में वो 66% तक पहुंच चुका है। ठीक है, 66% तक पहुंच चुका है आउट ऑफ टोटल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। अब इस इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट में से भी डिफरेंशिएशन है कि जो कोऑपरेटिव क्रेडिट है वो 15% है और कमर्शियल बैंक का 75% है। ये समझ में आ रहा है डिवीजन। 1951 में 93% लोन लेते थे कहां से, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से, और 7% कहां से, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से। धीरे धीरे ये इंस्टीट्यूशन का 7% से कितना हो गया, 66%। ठीक है, अब जो ये 66% है इसका 75% लोन लिया जाता था कमर्शियल बैंक से और 15% लिया जाता था कोऑपरेटिव क्रेडिट से। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस कमर्शियल बैंक के अलावा आपके रीजनल रूरल बैंक्स थे, कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस थे जो एक क्रेडिट की सर्विसेज देते थे। ओके, तो अगर हम सोर्सेज ऑफ क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करें, क्लासिफाई करें, तो इंस्टीट्यूशनल्स हैं और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल में लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर्स या रिलेटिव्स और ट्रेडर्स आते हैं, और इंस्टीट्यूशनल में आरआरबी, सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट, दिस इज रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, नाबार्ड और एलडीबी। ये सब कुछ आगे बताऊंगी। दिस इज बेसिकली लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। तो ये मैंने आपको बता दी कि आपको पढ़ना क्या है। अब इसको याद रखना, आपको पूरा चैप्टर याद रहेगा। अब इसको डिटेल में देखते हैं। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट एजेंसीज, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जो कि लोन प्रोवाइड करते हैं, रूरल क्रेडिट ऑफर करते हैं, वो पढ़ते हैं। पहला है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। ये जो है रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देते थे फार्मर्स को। ठीक है, ये जो सोसाइटीज हैं ये गाइडेंस भी प्रोवाइड करती हैं इन डाइवर्स ऑपरेशंस। इनका एम होता है कि फार्मर को हम हेल्प करें उनकी क्रॉप प्रोडक्टिविटी को रेज करने के लिए। रूरल क्रेडिट का 16 से 17% पार्ट ये बनाती है, यानी कि गांव में जो लोग लोन्स लेते हैं 16 से 17% लोन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी से लोन लेते हैं। ठीक है, ये सोसाइटीज जो है इंश्योर करती हैं कि टाइमली और रैपिड फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द फार्मर्स हो, एलिमिनेशन ऑफ मनी लेंडर्स एंड क्रेडिट एजेंसीज, spread credit facilities across all the regions of the country, and provision of adequate credit in areas covered by special programs of development. ठीक है, अब एक ये बॉक्स से रखा है द ग्रीन रेवोल्यूशन, द हार्बिंगर ऑफ चेंजेस इन रूरल क्रेडिट सिस्टम। ग्रीन रेवोल्यूशन लेड टू द चेंज इन आउटलुक ऑफ फार्मर्स। सबको पता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग से कमर्शियल फार्मिंग पे जो है जो आपके फार्मर्स हैं वो मूव कर रहे थे। अब कमर्शियल फार्मिंग के लिए आपको पैसे ज्यादा चाहिए, इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगानी है, तो डिमांड जो है रूरल क्रेडिट की आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन वो इंक्रीज होने लग रही थी। ठीक है, तो दिस वाज अ मेजर चेंज इन द क्रेडिट सिस्टम as it led to the diversification of portfolio of rural credit focusing on production loans. ठीक है, यानी कि अब जो है प्रोडक्टिव लोन्स ज्यादा ले रहे हैं आपके किसान। अनप्रोडक्टिव लोन्स जो हमने यहाँ पढ़े थे ये जो है कम लेने लग रहे थे। प्रोडक्टिव लोन्स की डिमांड ज्यादा बढ़ रही थी आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन। अब जब सरकार को ये लगा कि जो रूरल क्रेडिट नीड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी से फुलफिल नहीं हो रही हैं, तो उनको लगा कि हमें कमर्शियल बैंक्स की इंपॉर्टेंस को बढ़ाना चाहिए, कमर्शियल बैंक्स को भी इस फील्ड में उतारना चाहिए कि आप भी रूरल क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड करवाओ। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसी फोकस के साथ एस्टैब्लिश करा गया था, सेटअप किया गया था 1955 में। इससे क्या हुआ, नेशनलाइजेशन ऑफ सर्टेन बैंक्स बाद में हुई 1969 में, और जो नेशनलाइज कमर्शियल बैंक्स हैं थ्रू देयर ब्रांच एक्सपेंशन, कि भाई एक बैंक है उसकी अलग अलग जगह ब्रांच खुल रही है, दे वर डायरेक्टेड टू ऑफर क्रेडिट डायरेक्टली टू द फार्मर्स एज वेल एज इनडायरेक्टली थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। डायरेक्टली मतलब फार्मर्स डायरेक्ट बैंक में आके लोन ले रहे हैं, इनडायरेक्टली मतलब कि जो ये बैंक है ये कमर्शियल सोसाइटीज को लोन दे रही है और फिर वो कमर्शियल सोसाइटीज आगे फार्मर्स को लोन दे रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशनल सोर्स जो इंपॉर्टेंट है वो आपके हैं रीजनल रूरल बैंक्स और लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बेसिकली बात होती है, रिमोट जो रूरल एरियाज है, रिमोट रूरल एरियाज हैं, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पे ये लोन देने का काम करते हैं। ये जो बैंक्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट करते हैं एंड देयर अंडर ऑब्लिगेशन टू फोकस ऑन क्रेडिट नीड्स ऑफ वीकर सेक्शन। जो रूरल पॉपुलेशन में वीकर सेक्शंस हैं उनको ये लोन देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट इज नाबार्ड, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड का लोगो देख लेना और यहाँ पे SBI का लोगो देख लेना। ठीक है, ओके। नाबार्ड बेसिकली एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है इन हैंडलिंग पॉलिसी, प्लानिंग एंड ऑपरेशंस इन फील्ड ऑफ रूरल क्रेडिट
एंड रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। 1982 में इसको सेटअप किया गया था और एसबीआई को कब किया गया था? 1955 में। ठीक है, नाबार्ड का जो फंक्शन है वो क्या है कि एपेक्स फंडिंग एजेंसी है फॉर इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग क्रेडिट इन रूरल एरियाज। जैसे कि बैंकिंग फील्ड में आरबीआई सबसे ऊपर है, ऐसे ही यहाँ पे रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए नाबार्ड सबसे ऊपर है। ठीक है, इट टेक्स एप्रोप्रिएट मेजर्स टू इंप्रूव द क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम एंड द बैंक वाज टू फोकस ऑन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल, to coordinate the rural financing activities of all credit institutions and maintain liaison with Government of India, state government, Reserve Bank and other national level institutions concerned with policy formulation, to undertake monitoring and evaluation of projects refinanced by it। ठीक है, अब मल्टी एजेंसी सिस्टम देख लो। और ये क्या है? देखो, मल्टी एजेंसी सिस्टम इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चरिंग ऑफ बैंक के अंदर आपको पता है कमर्शियल बैंक है, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी है और लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हैं। तो जो ये इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है ना रूरल बैंकिंग का, कि इतने सारे इंस्टीट्यूशंस जो है एक ही काम कर रहे हैं, उसको कहते हैं मल्टी एजेंसी सिस्टम। कुदमश्री एग्जाम्पल आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। कुदमश्री वॉज आ भी जाता है एमसीक्यूज में कि कुदमश्री वॉज अ पुअर वुमेन्स बैंक। ये जो है 1995 में केरला में स्टार्ट हुआ था एज अ स्मॉल सेविंग बैंक फॉर पुअर वुमेन टू एनकरेज सेविंग्स। एसएचजी का कॉन्सेप्ट होता है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप का, उसी तरह का कह सकते हो आप। ये जो ये सोसाइटी है हैव बीन acclaimed as the largest informal banks in Asia in terms of participation and savings mobilized. The Thrift and Credit Society mobilized 1 crore as thrift savings. Okay. आगे है, कहाँ पे था ये, कौन से ईयर में खुला था देख लेना। एसएचजी का एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं आरबीआई एंड रूरल क्रेडिट। जो रूरल क्रेडिट की आज के टाइम पे जो प्रेजेंट साइज और सिग्निफिकेंस है उसमें की रोल जो है वो आरबीआई ने प्ले किया था। आरबीआई जो है सिंस इट्स बिगिनिंग 1935 से ही इट हैज बीन प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू एग्रीकल्चरलिस्ट्स एंड स्ट्रेंथनिंग क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स इन पर्टिकुलर। आरबीआई जो है इन सबको लोन देता था और ये सब आगे किसको लोन देते हैं? फिर आपके फार्मर्स को। ठीक है, तो आरबीआई का जो फोकस एरियाज है वो आपको मेंशन है, एक बार रीड कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब ये आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो आरबीआई का रोल है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट वो मल्टी डायमेंशनल रहा है और रेगुलेटरी रहा है। ये 2 पॉइंट्स याद रखना कि आरबीआई का रोल इन योर रूरल क्रेडिट वाज मल्टी डायमेंशनल एंड इट वाज रेगुलेटरी इन नेचर। आगे देखते हैं माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ओके, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम क्या होते हैं? माइक्रो क्रेडिट क्या होता है पहले वो देखो। माइक्रो क्रेडिट मीन्स गिविंग स्मॉल लोन्स टू द इंडिविजुअल्स एनेबलिंग देम टू बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड बाय एस्टैब्लिशिंग स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो आपको ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि माइक्रो क्रेडिट मतलब स्मॉल लोन्स दे रहे हो इंडिविजुअल्स को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स जो है वो माइक्रो क्रेडिट पे फोकस करते हैं, राइट। एंड माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स दे वर फर्स्ट स्टार्टेड इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज टू हेल्प पीपल, वहां वो वाले लोगों को हेल्प करने के लिए जहां पे बैंक्स नहीं थे, जहां पे बैंकिंग सिस्टम नहीं पहुंच पाया, वहां पे माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स पहुंचाए गए थे। तो माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स वर एमर्ज टू फिल द गैप इन फॉर्मल क्रेडिट डिलीवरी मैकेनिज्म। तो फॉर्मल क्रेडिट क्या होता है? फॉर्मल यानी कि जो बैंक वगैरह जो है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जो है वो जहां तक वो नहीं पहुंच पाते, जहां तक वो अपनी सर्विसेज को डिलीवर नहीं कर पाते, उसका गैप को फिल करने के लिए आपके माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स आए थे। ठीक है, they are becoming popular among small borrowers owing to their informal credit delivery mechanism involving minimum legal formalities। अब यहाँ पे minimum legal formalities थी। ठीक है, अब इस माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और सक्सेसफुल आइडिया जो था वो था सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये जो है सेविंग हैबिट को प्रमोट करता है। सेविंग हैबिट यानी कि थ्रिफ्ट, कहीं भी अगर आपको थ्रिफ्ट वर्ड लिखा हुआ मिल जाए इट मीन्स सेविंग हैबिट, राइट। तो एसएचजीज जो है सेविंग हैबिट को प्रमोट कर रहा था अमंग रूरल हाउस होल्ड्स, और स्मॉल सेविंग्स जो है मोबिलाइज बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड ऑफर्ड एज क्रेडिट टू इट्स डिफरेंट मेंबर्स डिपेंडिंग ऑन द नीड। क्या होता है भाई, ये ग्रुप होता है मेनली वुमेन का होता है, 15-20 वुमेन इसमें होती है, ज्यादा भी हो सकती है 50-60 के आसपास। बड़े बड़े गाँव में वो जो है मिलके पैसे इकट्ठे करते थे सेविंग में, और इन 50-60 में से जिसको भी जरूरत पड़ी इसमें से उठा के दे देते थे विद मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज। ठीक है, विदाउट एनी सिक्योरिटी और मॉडरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे देते थे इनको लोन्स। तो फायदा इन्हीं को हो रहा है ऑब्वियसली। ठीक है, प्रेजेंटली नियरली 54 lakh women SHGs with almost 6 crore women as members are operating across different rural areas, and around 10 to 15,000 per SHG and another 2.5 lakh per SHG as community investment support fund are provided as part of renovating fund to take up self employment income generation। self employment के लिए और उन लोगों को हेल्प करने के लिए जहां पे
बैंक्स नहीं पहुंच पाए हैं, ये माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम आए थे। और माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम का मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्या होता है वो समझ में आ गया। इसके बारे में कुछ फिगर्स दे रखी हैं, एमसीक्यूज में नहीं आएंगी, आंसर राइटिंग में यूज करनी है तो कर लेना। सीआईएसएफ की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए और कुछ नहीं है इसमें इंपॉर्टेंट। बैंकिंग, रूरल बैंकिंग का क्रिटिकल इवेल्युएशन, पहले ये देखते हैं केसीसी क्या होती है, इस पे क्वेश्चन बन जाता है, आंसर राइटिंग में हेल्प भी करता है। ये केसीसी इज योर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। तो इट एम्स एट एडिक्वेट एंड टाइमली सपोर्ट टू फार्मर्स फॉर शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड्स। तो शॉर्ट टर्म नीड्स देती हैं। शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड्स कौन सी थी, जब नीड्स को, ये वाली जो नीड्स थी इनको फुलफिल करने के लिए आपका केसीसी आया था। अंडर द स्कीम बैंक्स में इशू केसीसी टू फार्मर्स और अदरवाइज एलिजिबल फॉर शॉर्ट टर्म क्रेडिट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, एलाइड एक्टिविटीज एंड अदर नॉन फार्म एक्टिविटीज। तो बैंक जो है केसीसी कार्ड देते थे फार्मर्स को। फार्मर्स अंडर द स्कीम आर इशूड अ क्रेडिट कम पासबुक इनकॉर्पोरेटिंग नेम एड्रेस एंड दिस। मतलब किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है सरकार लेके आई थी फॉर फुलफिलिंग दी या फॉर एडिंग दी शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फार्मर्स। अब देखते हैं रूरल बैंकिंग जो है सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड हुई है ओवर टाइम। अगर हम एक क्रिटिकल इवेल्युएशन देखें तो एक्सपेंशन जो है सिग्निफिकेंटली हुआ है बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड जो कमर्शलाइजेशन ऑफ बैंक्स हुआ था 1969 में, सॉरी नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हुआ था, इसकी वजह से जो है बिगिनिंग हुई थी सोशल बैंकिंग की इंडिया में, स्पेशली रूरल एरियाज में। एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड जो है उसने भी काफी ज्यादा हेल्प करा था कि हमारा जो रूरल क्रेडिट का सिस्टम है उसको हम इम्प्रूव करेंगे। और नाबार्ड की वजह से जो रूरल फाइनेंसिंग है वो और ज्यादा ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर्ड वे में इंडिया में आई है। और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सोर्सेज जो है उन्होंने बहुत सालों तक मेहनत करी है, तब जाके जो डेब्ट ट्रैप की दिक्कत थी वो कम हुई है इंडिया में। और इवन जो है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो प्रमोट किया है आपका इंस्टीट्यूशनल फार्मर्स ने। लेकिन फिर भी एक फ्लिप साइड भी होती है, तो हमने सारे पॉजिटिव पॉइंट पढ़ लिए, हर चीज के जो है पॉजिटिव नेगेटिव्स होते हैं। तो एक फ्लिप साइड अगर देखें तो डेफिशिएंसीज ऑफ रूरल बैंकिंग सिस्टम इक्वली ग्लेयरिंग है। अगर हम देखें बैंकिंग क्रेडिट या इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो है वो कोलेटरल बहुत ज्यादा लेते हैं, है ना। कोलेटरल क्या होता है, सिक्योरिटी और गारंटी ऑफ प्रॉपर्टी फॉर लोन्स। यानी कि अगर मैं आपको लोन पे पैसे दे रही हूँ तो मैं आपको कहूंगी कि एक काम करो, पैसे तो ले लो, 1 करोड़ लोन चाहिए आपको। मैंने बोला भाई ले 1 करोड़, बदले में अपनी कार रख जा, जब लोन चुकाने आएगा तब कार ले जियो, तो उसे कोलेटरल कहते हैं। तो बैंकिंग जो है इंस्टीट्यूशंस जो है वो कोलेटरल बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। और रिकवरी ऑफ लोन्स में जो है स्ट्रिक्टनेस, बेसिकली जो है गवर्नमेंट जो है इट हैज शोन लैक ऑफ स्ट्रिक्टनेस इन द रिकवरी ऑफ लोन्स। तो डिफॉल्ट रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है कि जो गवर्नमेंट जो है स्ट्रिक्टनेस नहीं है गवर्नमेंट ने लोन को वापस लेने की, तो लोग लोन भरते ही नहीं है, ठीक है। तो वो इकोनॉमी को दिक्कत देगी ऑब्वियसली। अपार्ट फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, मोर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव फेल्ड टू डेवलप अ कल्चर ऑफ थ्रिफ्ट। तो सेविंग का कल्चर जो है बैंक्स डेवलप नहीं करवा पाए हैं, ठीक है। सोशल बैंकिंग रूरल एरियाज में जो है इट हैज टेकन अ हिट इन द वेक ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991। एलपीजी रिफॉर्म की वजह से ऑब्वियसली यहाँ पे दिक्कतें बढ़नी स्टार्ट हो गई थी। Impact of debt on farmers is generally becoming so huge that societal debts are rising, especially your Andhra Pradesh और महाराष्ट्र में, and it is the high time for the government should consider rural banking as a social need for production purposes rather than an activity to achieve political popularity। बहुत अच्छी लाइन है, आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो कि गवर्नमेंट को जो है समझना चाहिए कि रूरल बैंकिंग जो है वो एक सोशल नीड है प्रोडक्शन पर्पसेस के लिए, ना कि इसलिए सोशल बैंकिंग को प्रमोट कर दिया कि पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी चाहिए, ठीक है। एक ये पढ़ लो, डिफॉल्ट रेट अमंग बोरोवर्स इज एज्यूमिंग अलार्मिंग प्रोपोर्शंस व्हाइल मेनी मे बी जेन्युइन डिफॉल्टर्स। Investigations suggest that nearly 50% are willful defaulters, and this certainly is an alarming development and may shake the very foundation of rural banking system। वही स्ट्रिक्टनेस है तो लोग जो है घपला कर देते हैं लोन के चक्रों में। अब हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे लिंगरिंग चैलेंजेस। चैलेंजेस 2 टाइप के थे, लिंगरिंग, एमर्जिंग, और भी थे आपके एक्शन प्लान में इंक्लूडेड, बट ये हम नहीं पढ़ेंगे, हम ये 2 पढ़ रहे हैं, लिंगरिंग और एमर्जिंग। लिंगरिंग के 2 हिस्से थे आपके, रूरल क्रेडिट और चैलेंज ऑफ रूरल मार्केटिंग। तो रूरल क्रेडिट को हम कवर कर चुके हैं कि क्या नीड्स होती हैं फार्मर की। इंस्टीट्यूशंस 2 टाइप के होते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशन में जो है ये जो डिफरेंशिएशन था कि भाई ये आपके इंस्टीट्यूशनल है, ये नॉन इंस्टीट्यूशनल है, वो सारा पढ़ चुके हैं। और इसका इवेल्युएशन भी ले लिया है कि कितना हेल्पफुल है ये और सरकार को क्या करना चाहिए और क्या नेगेटिव पॉइंट्स है। अब देखते हैं अगला लिंगरिंग चैलेंज जो कि है एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन रूरल एरियाज। After harvesting, the farmers need to assemble their produce on the farm, process it, grade it, package it, and store it before it is finally brought to the market for sale। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग होता क्या है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग की डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको। इट इंक्लूड्स ऑल दीज प्रोसेसेस, जो ये सारे प्रोसेसेस हैं हार्वेस्टिंग और फाइनल सेल के बीच में जो होते हैं उसको कहते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है इट मे बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स गैदरिंग, प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, स्टोरिंग एंड सेलिंग द प्रोड्यूस, ठीक है। सबको ये पता होना चाहिए।
ओके। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिंपली डू नॉट मीन दैट द फार्मर्स जो है वो अपने प्रोड्यूसर को बेच रहे हैं, बल्कि जो ये सारे एक्टिविटीज और प्रोसेस जो लगते हैं सेलिंग से पहले, उसको कहते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ठीक है, आगे देखो। At the time of independence, agriculture marketing was almost under the complete control of money lenders, सबको पता है, traders and commission agents. In order to pay off their debts, the farmers and they made a distressed sale of produce. Their holding capacity was almost zero. तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है वो मनी लेंडर्स कंट्रोल करते थे, फार्मर्स या टिलर्स जो है वो कंट्रोल नहीं करते थे, और उनको जो है डिस्ट्रेस सेल करते थे वो, बेसिकली मतलब बहुत ही कम प्रॉफिट पे सेल होती थी, और होल्डिंग कैपेसिटी जीरो थी, अपने पास उनके पास कुछ भी नहीं बचता था। फार्मर्स जो है दे वर ऑब्लाइज टू सेल द क्रॉप्स ओनली टू देम, और फार्मर्स को कोई भी ऐसी इंडिपेंडेंस या फ्रीडम नहीं थी कि वो किसी को भी बेच सकते हैं अपना प्रोड्यूस। दे वर ओनली obliged टू सेल देयर क्रॉप टू ओनली दीज मनी लेंडर्स। ठीक है, और लो प्राइस पे जो है वो खरीदते थे, लॉस बहुत ज़्यादा होता था। तो ऑल दीज फैक्टर्स जो हैं दैट मेक इट इम्पॉर्टेंट कि जो स्टेट है उसको इंटरवेन करना ही पड़ रहा था एग्रीकल्चर मार्केटिंग के प्रोसेस में टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ दीज प्राइवेट ट्रेडर्स। अब डिस्ट्रेस सेल क्या होती है? तो डिस्ट्रेस सेल रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द फार्मर्स आर कंपेल्ड टू सेल देयर प्रोडक्ट्स इमीडिएटली आफ्टर द हार्वेस्ट। ठीक है, मतलब ये है कि हार्वेस्टिंग करी, फसल काटी और बेच दी, बेशक कितने भी प्राइस से बिकी हो, प्रॉफिट हुआ हो या ना हुआ हो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो द कंपल्शन ऑफ सेल अराइजेस बिकॉज द फार्मर्स नीड इमीडिएट कैश टू पे ऑफ देयर डेब्ट्स एंड द लैक स्टोरेज फैसिलिटीज और कॉस्ट ऑफ स्टोरेज इज वेरी हाई। ठीक है, तो ये डिस्ट्रेस सेल कर क्यों रहे थे, काटते ही फसल बेच क्यों रहे थे? ये दो रीजंस थे। डेब्ट के पैसे भरने थे, यानी कि लोन जो है जो मनी लेंडर से लिया था उसको चुकाना था, और स्टोरेज जो है उनके पास स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं थी। अब सरकार ने जो है क्या मेजर्स लिए इसको इम्प्रूव करने के लिए? तो रेगुलेटेड मार्केट्स, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोविजन को इम्प्रूव किया, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज, और कुछ आपकी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये चार चीजें हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने करी थी, वो देखते हैं। रेगुलेटेड मार्केट यानी कि एक मार्केट कमेटी एस्टैब्लिश करी जो कि इस मार्केटिंग के प्रोसेस को रेगुलेट करेगी। ठीक है, और इस कमेटी के अंदर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट, फार्मर्स और ट्रेडर्स थे। ओके, मार्केट सिस्टम इज मेड ट्रांसपेरेंट बनाया गया मार्केट सिस्टम को, स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए ऑन द यूज ऑफ प्रॉपर स्केल्स एंड वेट्स। मार्केट कमिटीज जो है वो इंश्योर करती थी कि जो फार्मर्स है उसको अप्रोप्रिएट प्राइस मिले उनका प्रोड्यूस का। डिस्ट्रेस सेल को रिड्यूस करा इस मार्केट कमिटी ने, राइट। रेगुलेटेड मार्केट यार्ड्स क्या है? तो गवर्नमेंट ने जो है रेगुलेटेड मार्केट यार्ड्स बनाए थे ऑन दी आउटस्कर्ट्स ऑफ मोस्ट टाउन्स इन द कंट्री। फार्मर्स जो है यहाँ पे आते थे, फिर सेल पे अपने प्रोड्यूस को बेचते थे, और ये जो यार्ड्स हैं फार्मर्स को स्टोरेज फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाते थे। फार्मर्स जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को फ्यूचर सेल के लिए स्टोर कर सकते थे इन फैसिलिटीज में, और जब प्राइस अच्छा था तब जाके उसको बेच सकते थे मार्केट में। ठीक है, प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है आपका ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, स्टोरेज फैसिलिटीज, प्रोसेसिंग यूनिट। इस सब पे सरकार ने जो है खर्च किया, इस सब को डेवलप किया, जिससे कि ऑब्वियसली जो ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग का प्रोसेस है ये ईजी हो गया फार्मर्स के लिए। कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज जो है गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी, और एज अ मेंबर ऑफ दीज सोसाइटीज फार्मर जो हैं दे फाइंड देमसेल्व्स बेटर मार्जिनर्स इन द मार्केट गेटिंग बेटर प्राइस। ऑब्वियस कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केट सोसाइटीज, पहले ही बताया था मैंने आपको चैप्टर्स में, क्या होता था कि सारे फार्मर्स मिलके एक आपकी सोसाइटी बनाते थे कि अगर गेहूं कोई खरीद रहा है तो इतने ही रेट पे दोगे। ऐसा नहीं है कि मैं कम पे बेच रहा हूँ आप कम पे बेच रहे हो। तो सारे फार्मर्स उस सोसाइटी में सेम रेट पे अपना सामान बेचते थे, तो दे बिकेम बेटर bargainers in the market because of these cooperative agriculture marketing societies। तो cooperative marketing क्या होती है बता दिया, ये बॉक्स एक बार रीड कर लेना। पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, क्या क्या पॉलिसी सरकार लेके आई? तो MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक ऑफ व्हीट बाय FCI। बफर स्टॉक कौन मेंटेन करता है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, MCQ में आ सकता है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड गेन्स थ्रू PDS। MSP क्या होता है? एश्योरेंस थी बेसिकली फार्मर्स के लिए कि सरकार जो है आपका प्रोड्यूस खरीद लेगी इस स्पेसिफाइड प्राइस पे, तो आपको दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और ऑफ कोर्स जो फार्मर्स है उनको राइट थी टू सेल देयर प्रोड्यूस एट अ हायर रेट देन MSP इन द ओपन मार्केट। ओके, तो इससे जो है फायदा मिल रहा था कि फार्मर्स जो है वो एश्योर्ड थे कि अगर मार्केट में उनकी जो फसल है वो नहीं बिकती है तो सरकार तो खरीद लेगी कोई स्पेसिफाइड रेट पे। बफर स्टॉक जो है वो क्या है और PDS क्या है वो देखो। तो MSP परचेज, जो सरकार जो है वो इतना सारा गेहूं, इतना सारा प्रोड्यूस या बाकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदते करती क्या है? सरकार जो है उसको स्टोर करती है, स्टॉक्स मेंटेन करती है ग्रेन्स के, जिसको PDS में फिर वो यूज करती है। तो बफर स्टॉक समझ में आ गया। तो ये स्टॉक
जो है इसको हम कहते हैं बफर स्टॉक, और पीडीएस है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें क्या होता है कि भाई जो आपको पता होगा राशन शॉप्स जो होती है, फेयर प्राइस शॉप्स जो होती है, वहां पे गरीब लोगों को जो है बेचा जाता है ये राशन कम रेट पे। तो पीडीएस मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स या बाकी जो एसेंशियल चीजें हैं जैसे कि शुगर या केरोसिन फेयर प्राइस शॉप से सब्सिडाइज्ड रेट पे जो है पूरर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बेचा जाता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल। और इससे एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम जो है उसमें इंप्रूवमेंट्स हुई थी। द फैक्ट इज दैट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स स्टिल कॉन्टिन्यू टू बी विक्टिम्स ऑफ डिस्ट्रेस सेल टू रूरल मनी लेंडर्स एंड कमीशन एजेंट्स। इंप्रूवमेंट हो रही थी बट फिर भी इन लोगों को अभी भी दिक्कत थी। नियरली 90% ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है अभी भी प्राइवेट ट्रेडर्स हैंडल करते हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो सिर्फ पूरे देश का 10% एग्रीकल्चर मार्केटिंग को हैंडल करती है। शॉर्टकमिंग्स क्या है एग्रीकल्चर मार्केटिंग के? ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज की कमी, फोर्ज सेल्स, वही डिस्ट्रेस सेल, न्यूमरस मार्केट चेंजेस, लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज, प्रेजेंस ऑफ मिडलमैन, लैक ऑफ स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर्स एंड इनएडिक्वेट मार्केट इन्फॉर्मेशन। आगे देखते हैं ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैलेंजेस अ रे ऑफ होप। तो एमर्जिंग ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं इसके मार्केटिंग एग्रीकल्चर मार्केटिंग के? वो रे ऑफ होप है किनके लिए? जिनको एग्रीकल्चर मार्केटिंग से फायदा नहीं हुआ। और किसको नहीं हुआ? स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को। जल्दी जल्दी बता रही हूँ मैं आपको क्योंकि ऑब्वियसली वन शॉट रिविजन वीडियो है। ठीक है, अब देखो तो ये आपकी बेसिकली दो चीजें करी गई। एक तो डायरेक्ट सेल, डायरेक्ट सेल से जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग का ऑल्टरनेटिव था डायरेक्ट सेल। हरियाणा और राजस्थान में जो है अपनी मंडी बिग बाजार जो है वो लॉन्च किया था। आंध्र प्रदेश ने राइथू बाजार लॉन्च करे थे डायरेक्ट सेल को प्रमोट करने के लिए। तमिलनाडु भी लॉन्च कर रहे हैं अपना सिस्टम ये। ठीक है, डायरेक्ट सेल जो है कॉन्ट्रैक्ट विद द फार्मर्स बाय द नेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज। तो जो ये फार्मर्स हैं गवर्नमेंट को ना बेचकर या मार्केटिंग फैसिलिटीज जो हैं वो उनसे फायदा नहीं हो रहा है इनको, तो क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट सेल कर रहे हैं, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज को अपना प्रोड्यूस बेच रहे हैं। तो जो कंपनीज हैं दे आर ऑफरिंग एडवांस पेमेंट्स ऑल्सो टू द फार्मर्स टू सप्लाई फार्म प्रोडक्ट्स एट प्री डिटरमाइंड रेट्स। तो ऑब्वियसली फार्मर्स क्यों नहीं बेचेंगे जब एडवांस में पेमेंट मिल रही है। ओके, दिस वुड नॉट ओनली हेल्प इन एक्सपेंशन ऑफ मार्केट फॉर द फार्म प्रोडक्ट्स बट इट ऑल्सो रिड्यूस द प्राइस रिस्क फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डर्स। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन और मार्केट रिस्क क्या है? अब ये देखो जरा, डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको। एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है? सो एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक्चुअली रेफर्स टू दी reallocation of some of farms productive resources into new activities or crops regarding market risk। यानी कि जो फार्मिंग में आपको रिसोर्सेज की नीड होती है उसको अब आप न्यू एक्टिविटीज या नई तरह की क्रॉप्स उगाने में यूज कर रहे हो, जिससे कि जो मार्केट रिस्क है वो कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो प्राइस है सारी क्रॉप्स का वो एक साथ तो कम नहीं होता ना। अगर एक क्रॉप जो है उसका प्राइस कम हो गया तो दूसरी क्रॉप का प्राइस तो हाई होगा। तो जो डाइवर्सिफिकेशन है ये भी एक ऑल्टरनेटिव टेक्निक है किसकी? एग्रीकल्चर मार्केटिंग की इंप्रूवमेंट में उसके लिए। तो डाइवर्सिफिकेशन की वजह से क्या होता है? एडवांटेज क्या है इसकी एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन की? स्टेबलाइजेशन ऑफ फार्म इनकम, कि अगर आपका एक फसल जो है उससे आपको रिवेन्यू नहीं कमा पाए तो दूसरी फसल से रिवेन्यू कमा रहे हो आप, राइट? तो जो है आपकी फार्म इनकम जो है वो स्टेबलाइज रहेगी, मार्केट रिस्क कम हो जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन के दो एस्पेक्ट्स है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, या तो इसमें क्या कर रहे हो आप कि आप एक के साथ कोई और क्रॉप भी उगा रहे हो, सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम से मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम पे आप जा रहे हो। ठीक है, और सबसिस्टेंस से कमर्शियल फार्मिंग पे आप जा रहे हो। तो क्रॉप प्रोडक्शन में ये चीज़ है, और क्रॉपिंग पैटर्न आप बेसिकली चेंज कर रहे हो। तो ये क्या है? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। डाइवर्सिफिकेशन जो है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन वो एक तरह से और कर सकते हैं हम, जो है आपका डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी या एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्रॉप फार्मिंग टू अदर एरियाज ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, अदर एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हो? क्रॉप फार्मिंग जो है उसके साथ साथ नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट पे भी काम कर रहे हो, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री वगैरह, ये सब कुछ चीज़ें। ठीक है, दिस वाज चैप्टर में आप क्या देखा था हमने? दो चीज़ें हमें पढ़ रही थी, एमर्जिंग चैलेंजेस रूरल एरियाज में जिसमें रूरल क्रेडिट की दिक्कत थी आपकी, और एक चैलेंज ऑफ रूरल मार्केटिंग थी। तो रूरल बैंकिंग हमने पढ़ लिया। फिर उसके बाद आपका था कि भाई एग्रीकल्चर मार्केटिंग में क्या दिक्कत है वो पढ़ ली, उसके ऑल्टरनेटिव्स क्या थे आपने वो पढ़ लिए। ठीक है, ऑल्टरनेटिव चैलेंजेस जो हैं वो पढ़ लिए। अब जो नेक्स्ट चैलेंजेस हमें पढ़ने थे वो थे एमर्जिंग चैलेंजेस, जो कि दो हमने देखने थे, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, और जो आपका दूसरा था वो था ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब देखो जरा, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। तो फाइंडिंग ऑप्शंस ऑफ सस्टेनेबल लिवलीहुड अदर देन क्रॉप फार्मिंग इज इंपॉर्टेंट emerging challenge of rural development in India। तो इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। एनिमल हस्बेंड्री जो है इंपॉर्टेंट एरिया है एम्प्लॉयमेंट का, नहीं कि फार्मिंग के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री भी हो रही है, और इसको हम लिवली स्टॉक फार्मिंग भी कहते हैं, कि पोल्ट्री, कैटल, गोट या शिप को हम लोग जो है जो फार्मर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? रियर कर रहे हैं अपने
फील्ड्स में, ठीक है। पोल्ट्री जो है 58%, कैटल बफेलो 24%, गोट्स और शीप नियरली 60% शेयर रहेगा टोटल लिवली स्टॉक इंडिया में। 2012 के टाइम पे देखें तो इंडिया हैड अबाउट 300 मिलियन कैटल इंक्लूडिंग 108 मिलियन बफेलोज। इन मोस्ट एरियाज लिवली स्टॉक फार्मिंग जो है उसको कंबाइन कर दिया है किसके साथ, क्रॉप फार्मिंग के साथ। अपनी रूरल फैमिलीज जो है क्यों करती है, अपनी इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए, और इसको कहते हैं मिक्स्ड क्रॉप लिवली स्टॉक फार्मिंग सिस्टम। समझ में आ गया, एनिमल हस्बेंड्री को लिवली स्टॉक फार्मिंग भी कहते हैं। और जब इस लिवली स्टॉक फार्मिंग को क्रॉपिंग के साथ आप इकट्ठा कर देते हो, फार्मिंग के साथ इकट्ठा कर देते हो, क्रॉप फार्मिंग के साथ इकट्ठा कर देते हो, तो उसको कहते हैं मिक्स्ड क्रॉप लिवली स्टॉक फार्मिंग सिस्टम, ठीक है। फिर आपका आता है कि जो लिवली स्टॉक फार्मिंग है इंडिया में इंपॉर्टेंट सोर्स है एम्प्लॉयमेंट के लिए फॉर वुमेन। जो एनिमल हस्बेंड्री है उसमें सोर्स ऑफ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट टू नियरली 70 लाख स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन कंट्री साइड ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स, यानी कि पिछले 30 सालों में जो परफॉर्मेंस है डेयरी सेक्टर की वो क्वाइट इंप्रेसिव रही है हमारे देश में। और 1951 से 2016 में मिल्क प्रोडक्शन जो है हमारी 10 गुना बढ़ चुकी है। एज अ रिजल्ट ऑपरेशन फ्लड जो है वो हमारे यहाँ आया था 1966 में। ऑपरेशन फ्लड क्या है कि मिल्क की प्रोडक्शन को बेसिकली बढ़ाना था। मीट, एग्स, वुल, अदर प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिव सेक्टर्स जो हैं डाइवर्सिफिकेशन में एनिमल हस्बेंड्री के अंडर बनते जा रहे हैं, ठीक है। हाउएवर लिवली स्टॉक सेक्टर जो है वो प्रॉब्लम से फ्री अभी भी नहीं है। उसका साइज, लिवली स्टॉक पॉपुलेशन अगर देखें तो लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, बट जो क्वालिटी है वो डेवलप्ड कंट्री अगर हम देखें बाकी डेवलप्ड कंट्री के कंपैरिजन में, तो क्वालिटी ऑफ लिवली स्टॉक इंडिया में जो है वो कम है। तो 2 प्रिंसिपल प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू दिस लिवली स्टॉक सेक्टर। वो है कि वेटरनरी केयर है वो हमारे यहाँ पे कम है, यानी कि जो एनिमल की जो केयर होती है, जो डिजीज से केयर होती है, प्रिवेंशन होती है, वो सब कुछ कम है यहाँ पे। और लो प्रोडक्टिविटी ऑनिंग टू बैकवर्ड नो हाउ। तो अर्जेंट नीड है कि हम नई टेक्नोलॉजी लाएं फॉर प्रमोशन ऑफ गुड ब्रीड्स ऑफ एनिमल्स टू एनहांस प्रोडक्टिविटी एंड द प्रोविजंस नीड टू बी मेड फॉर इम्प्रूव्ड सर्विसेज एंड क्रेडिट फैसिलिटीज टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स सो दैट दे कैन इफेक्टिवली टेक अप लिवली स्टॉक प्रोडक्शन एंड एनहांस देयर लिवलीहुड, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड, इसको आप रीड कर सकते हो। मिल्क कोऑपरेटिव का सिस्टम है जो कि 1966 में आया था। इसको व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहते हैं। इस सिस्टम में क्या है, जो मेंबर फार्मर्स है वो अपना मिल्क प्रोडक्शन को पूल करते हैं और कलेक्टिवली सेल करते हैं, ठीक है। पहली बार ये गुजरात में आया था। मिल्क कोऑपरेटिव इंडिया में जो उनका एपी सेंटर है वो गुजरात में। अमूल का एग्जाम्पल ले तो अमूल भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ही थी और वो ऑपरेशन फ्लड के अंडर ही आपकी आई थी। तो नॉन फार्म एरिया जो है इनकम जनरेशन का, वो आपका एक ऑपरेशन फ्लड ने इंक्रीज भी किया था। गुजरात, एमपी, यूपी, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और जो मेजर मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं आपकी ये, ठीक है। फिशरीज जो है ब्लू रेवोल्यूशन आया था। वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु प्रिंसिपल स्टेट्स हैं जहाँ पे फिशरीज भी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लिवलीहुड है। प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन बजट एलोकेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इनोवेशंस, फिशरीज जो है उसमें हेल्प करी है एक्वाकल्चर को डेवलप होने में इंडिया में। तो एक्वाकल्चर सेक्टर कौन सा, जो एक्वेटिक एनिमल से डील करता है बेसिकली फिशेस से। ये आप बेसिक सा डेटा दे रखा है कि जो आपका एट प्रेजेंट टोटल फिश प्रोडक्शन जो है वो 0.9% ऑफ टोटल जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। फिशिंग कम्युनिटी इंडिया में जो है डिपेंड करती है ऑलमोस्ट इक्वली ऑन इनलैंड सोर्सेज एंड मैराइन सोर्सेज ऑफ फिशेज। इनलैंड सोर्स मतलब पूरी लैंड है और वहाँ पे बीच में एक लेक है, लैंड से घिरा हुआ लेक, इनलैंड सोर्सेज। मैराइन सोर्सेज जो सीज में होता है, आउटर सी, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी वगैरह, ठीक है। तो इनलैंड सोर्सेज में रिवर, लेक, पॉन्ड, स्ट्रीम्स आ गए। मैराइन सोर्सेज में सीज और ओशंस आ गए। इनलैंड सोर्सेज जो है 65% कंट्रीब्यूट करते हैं फिश प्रोडक्शन में और 35% जो है वो मैराइन सोर्सेज कंट्रीब्यूट करते हैं। इन बॉडीज को, इनलैंड और मैराइन सर्विसेज को, मैराइन सोर्सेज को मिला के हम कहते हैं वाटर बॉडीज, जो कि मदर या प्रोवाइडर है ऑफ सब्सिस्टेंस बाय और फिशिंग कम्युनिटीज, ठीक है। बाकी इस वुमेन जो है यहाँ पे काम करती हैं, एक बार पढ़ लेना। 60% ऑफ वर्कफोर्स जो है एक्सपोर्ट मार्केटिंग में एंड 40% इंटरनल मार्केटिंग में वुमेन है फिशेज की, ठीक है। इसको थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। वाइड स्प्रेड इन डेप्थनेस ऑफ फिशिंग कम्युनिटीज मेक्स फिशिंग अ वल्नरेबल ऑक्यूपेशन। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए क्रेडिट फैसिलिटीज इनको देनी चाहिए हमें। एसएचजीज खोले ये लोग। फिशरी टेक्नोलॉजी जो है उसको अपग्रेड करना चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हॉर्टिकल्चर के केस में गोल्डन रेवोल्यूशन आया था। हॉर्टिकल्चर जो है दूसरा ऑल्टरनेटिव सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का रूरल एरियाज में। इसको हम डाइवर्सिफिकेशन से रिलेट कर सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर में बेसिकली क्या है, आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को उगाया जाता है बिसाइड सेवरल अदर्स। ओवर टाइम देयर हैज बीन अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन एरिया अंडर हॉर्टिकल्चर। 1/3 ऑफ वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट हॉर्टिकल्चर है। हॉर्टिकल्चर जो है वो 6% कंट्रीब्यूट करता है इंडिया की जीडीपी में। गोल्डन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन के बीच में डिफरेंस देख सकते हो, ध्यान से पढ़ना, आ जाता है ये क्वेश्चन, कुछ समझाने वाला इसमें है नहीं। तानवा अगर देखो फुल फॉर्म है तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है। इट वाज लॉन्च इन तमिलनाडु विद अ व्यू टू ट्रेन वुमेन इन डाइवर्स टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग। एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन को बढ़ाने के लिए किया गया था। इनकम
जो है फैमिली की बढ़ाने के लिए किया गया था। और जो ये है वुमेन जो है अब तमिलनाडु में फार्मर वुमेन्स ग्रुप बना रही हैं, जो ग्रुप फंक्शन जैसे कि SHGs कॉटेज और हाउस होल्ड प्रोडक्शन एक्टिविटी को जो है इम्प्रूव कर रहे हैं। बेसिकली वुमेन जो है अपने SHGs ग्रुप बना के अपने खुद से काम करके ये सब चीज़ें यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, SHG का एग्जाम्पल है ये पढ़ लेना। बाकी इतना कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो भी आपका एक लिवलीहुड का सोर्स है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो बनाती है इंडिया को एक नॉलेज इकोनॉमी, ह्यूमन कैपिटल बढ़ती है इससे, फिजिकल और फाइनेंशियल कैपिटल जो है उसमें भी इंक्रीज होता है। और पढ़ सकते हो आप इसके बारे में। रेस्ट ये आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा एक्शन प्रोग्राम्स लेके आ जा रहे हैं सरकार के द्वारा भी, जैसे कि जमशेदजी टाटा नेशनल वर्च्यू अकेडमी फॉर रूरल प्रॉस्पेरिटी एस्टैब्लिश की गई है। ठीक है, जो ये एकेडमी जो है ऑपरेशनल ट्रेनिंग देती है 10 लाख रूरल पीपल को टू रन इन्फो कियोस्क क्या होते हैं, जिसके अंदर कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, जो कैफेज वगैरह होते हैं ना, फोटोकॉपी वगैरह, वो सब कुछ चीज़ें। ठीक है, पढ़ लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग सबको पता ही है। ऑर्गेनिक इनपुट सब होते हैं कल्टीवेशन के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग दे गो हैंड इन हैंड। एनिमल मैन्योर्स, कंपोस्ट जो है बेसिक इसके इनपुट्स हैं। और केमिकल इनपुट्स जो हैं आपके केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये इसमें यूज़ नहीं होते। ठीक है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट केमिकल इनपुट्स जो है वो फूड सप्लाई में एंटर कर जाते हैं, वाटर सोर्सेज में जाते हैं। और वो जो केमिकल सप्लाईज हैं, केमिकल जो चीज़ें हैं आपकी इनपुट्स वगैरह, फर्टिलाइजर्स वगैरह, वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करते हैं इन्वायरमेंट को, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट नहीं करते। बट ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऑर्गेनिक रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक इनपुट्स यूज़ करते हैं जो कि इको फ्रेंडली होते हैं। तो ये जो है हेल्प करते हैं आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। ठीक है, वाई ऑर्गेनिक फार्मिंग? क्योंकि वही है भाई, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ नहीं होते, पॉल्यूशन कम है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, सस्टेन करते हैं सॉइल फर्टिलिटी को, हेल्दियर और टेस्टियर फूड मिलता है ऑर्गेनिक फार्मिंग से। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है इसमें वो थोड़ी ज़्यादा नहीं होती है, तो पढ़ लेना, कुछ इसमें है नहीं ज़्यादा, देख लो आप। ठीक है, नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जो इम्पॉर्टेंट था बता चुकी हूँ। ये कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें, अगर आप चाहते हो कि मैं ये क्वेश्चंस आपको PDF शेयर करूँ तो टेलीग्राम पे मेरे को लिख देना। इतना कुछ इम्पोर्टेंट मेरे को दिख तो रहा नहीं है इसमें, सब कुछ पढ़ा ही चुकी हूँ। NCERT अलग वीडियो में कवर हो ही जाएगी अगर NCERT का कोई पॉइंट रहता होगा। बाकी ठीक है, इंपॉर्टेंट कुछ नहीं दिख रहा अलग सा, कवर कर चुकी हूँ सब कुछ। चैप्टर 8 एम्प्लॉयमेंट नेक्स्ट वीडियो से देखते हैं।